स्कूल टॉपर के ख्वाब लिए तुम पहले कदम जब चल ही दिए हो, तो बातों से नहीं कई रातों से तुम्हें लड़ना होगा। डिस्ट्रिक्ट टॉपर के ख्वाब लिए तुम पहले कदम जब चल ही दिए हो, तो डिसिप्लिन में तुम्हें रहना ही होगा, मेरे साथ हर कदम मिलाकर चलना होगा। डिस्ट्रिक्ट टॉपर के ख्वाब लिए तुम पहले कदम जब चल ही दिए हो, तो बातों से नहीं कई रातों से तुम्हें लड़ना होगा, अपनी खुशियों का त्याग करना होगा, अपनी मंजिल को ध्यान लगाना होगा। जय हिंद, मैं हूं राजेश्वर और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पोषण, जीवों में पोषण, एम्बीबा और फिर मानव में पोषण कैसे होता है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, इन सभी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं हम लोग एम्बीबा से। तो सबसे पहली बात कि एम्बीबा क्या होता है, तो बोलेंगे कि एम्बीबा पानी में रहने वाला एक सूक्ष्म जीव है। पानी में रहने वाला एक सूक्ष्म जीव है, पानी में रहने वाला एक सूक्ष्म जीव है। और फिर इसका जो आकार होता है वो बदलते रहता है। यानी कि यदि आपको आकार बनाना होगा ना एम्बीबा को, तो भाई कुछ नहीं करना है, चारों तरफ से घुमाना है ना, थोड़ा सा, और फिर से घुमा करके यहीं पर ले आना है और बीच में दे देना है छोटा। आप ऐसे भी बना सकते हैं भाई, ऐसा घुमाएं चारों तरफ, है ना, ये इधर से घुमाएं घुमा कर फिर से ले आए और यहाँ दे दिए 0। ये क्या हो गया, एम्बीबा का आकार हो गया। क्योंकि आकार जो रहता है ना परिवर्तित होते रहता है, चेंज होते रहता है, तो आप आकार ऐसा बना सकते हैं एम्बीबा का। तो एम्बीबा के शरीर के जो बाहर निकला हुआ भाग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कुटपाद। और कुटपाद से वो क्या करता है, चलने फिरने में उसको मदद करता है, गति करने में मदद करता है और भोजन को पकड़ने में मदद करता है। इसके आसपास में यदि कोई भोजन का कण आता है, भोजन का कण वो क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा, बहुत छोटा ही होगा, क्योंकि जो एम्बीबा है वो खुद सूक्ष्म जीव है। तो पहले कुटपाद की मदद से क्या करता है, उसको पकड़ता है, पकड़ करके उसको बंद कर लेता है। बंद करने के बाद है ना, इस एम्बीबा के अंदर है ना, एम्बीबा के अंदर क्या होता है, छोटा छोटा रिक्तिका होता है। क्या होता है, खाली स्थान होता है, रिक्तिका कहते हैं। वो एक सेल का, एक कोशिका का वो एक कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, कोशिकांग होता है। अब कोशिकांग है तो ये जो है ना, जो रिक्तिका है उसके अंदर फिर उसको भोजन को ले जाता है ना, क्या करता है, भोजन को कहाँ ले जाता है, उस रिक्तिका में ले जाता है। रिक्तिका में ले जाने के बाद उसका है ना, उसमें क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है, कुछ रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, केमिकल सब्सटेंस होता है ना, उसके मदद से वो क्या करता है, अपने एंजाइम की मदद से उस भोजन को पचाता है। यानी कि क्या करता है, पचाने का काम करता है। जो बड़ा बड़ा कण रहता है उसको छोटा छोटा कण में परिवर्तित करता है। जो क्या बोल सकते हैं, जटिल अणु है उस सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। कहाँ पर, रिक्तिका के अंदर। रिक्तिका में एक बार पाचन हो जाता है, उसके बाद जो ये दिख रहा है कोशिका द्रव्य है ना, उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण चीज उसके अंदर होता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एम्बीबा में पोषण होता है। और फिर जो भोजन का भाग नहीं पच पाता है, जो नहीं पच पाता है, वो एम्बीबा के किसी एक भाग में जाकर के जमा हो जाता है। जमा होने के बाद है ना, इसी उसके शरीर में क्या हो जाता है, छोटा सा छेद हो जाता है। और छेद होने के बाद वो जो है, तो जितना भी उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होता है, गंदगी होता है, जो भोजन का नहीं पचा हुआ भाग रहता है, वो बाहर निकल जाता है। अब बहुत सारा बच्चा लोग सोच रहा होगा, सर छेद हो जाता है तो एम्बीबा मर नहीं जाता है? अरे भाई, उतना बड़ा शरीर है, उसमें छोटा सा छेद होता है भाई। तो जितना भी जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो भाई साहब इस तरीके से होता है ना एम्बीबा में पाचन। अब चले हम लोग आगे थोड़ा सा, तो बात करते हैं हम लोग है ना, कि भाई मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है ना, इसके बारे में। तो भाई मेरे है ना, मनुष्य में जो पोषण है ना, वो आप लोगों को है ना कितना, 1 2 3 4 5 स्टेप में होता है। पहला कौन सा है ना, अंतर्ग्रहण।
क्या होता है? अंतर्ग्रहण। मतलब दूसरा होता है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और फिर बहिक्षेपण, है ना। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है? मतलब जो भोजन है उसको मुंह में लेने का प्रक्रिया को ही बोला जाता है अंतर्ग्रहण। पाचन, जो बड़े अणु है उसको छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करने का प्रक्रिया को ही बोला जाता है पाचन। अवशोषण, मतलब जो भोजन हम लोग करते हैं उसको, है ना, शरीर के द्वारा, है ना, क्या कर लिया जाना? अवशोषित कर लिया जाना और रक्त में जाकर के मिल जाना ही क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। जो रक्त में भोजन के कण जाकर के मिला, भोजन का अलग भोजन जाकर मिला, वो फाइनली क्या हो जाता है? कोशिका के अंदर जाता है और उसका अलग अलग काम में प्रयोग किया जाना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है। और बहिक्षेपण, जो अब भोजन का वो भाग जो नहीं पच पाता है, जो भोजन का वो भाग जो नहीं पच पाता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? बहिक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहिक्षेपण कहा जाता है। अरे भाई एकदम एनर्जी में पढ़ना है भाई, एनर्जी में याद रखना। क्या याद रखना? चलो यहाँ पे तो सबसे पहली बात यदि हम बोले तुमसे, है ना, कि भाई अंतर्ग्रहण क्या होता है? अंतर्ग्रहण क्या होता है? तो बोले ना, भोजन को मुंह में लेने का प्रोसेस को ही बोला जाता है, भोजन को मुंह में लेने का प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। बोले कि पाचन क्या होता है ना, तो भोजन का जो भोजन है ना, जो भोजन है उसके जो बड़े बड़े कण होते हैं, भोजन को जो बड़े बड़े कण होते हैं उसे छोटे छोटे कण में परिवर्तित करने का जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। अवशोषण, जो पचे हुए भोजन है ना, उसका आवश्यक पोषक तत्व में, है ना, रूपांतरण करना और उसका, है ना, अवशोषण होना। मतलब जो उसमें भोजन में जो आवश्यक पोषक तत्व है ना, उसको रक्त में जाकर के मिल जाना, ये क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण क्या होता है ना, स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण क्या होता है? तो बोलेंगे कि स्वांगीकरण जो है ना, अवशोषण से प्राप्त, है ना, आवश्यक तत्व कोशिका तक पहुंचना और फिर कोशिकीय श्वसन के लिए, है ना, उपभोग होना। मेरे भाई क्या बोलता है? जो स्वांगीकरण मतलब जो भोजन अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि पचने के बाद भोजन जो रक्त में मिल जाता है, और रक्त में मिलने के बाद जो भोजन है वो फाइनली कहाँ पर जाता है? कोशिकाओं तक जाता है। अलग अलग शरीर के जो कोशिकाएं हैं उसमें जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है और फिर ऊर्जा बनता है ना। तो जो भोजन हम लोग करते हैं वो कोशिका के अंदर जाता है और वहाँ पर अलग अलग उसका काम होता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। मतलब जो अवशोषित भोजन के कण हैं उसका अलग अलग कामों में प्रयोग होना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। बहिक्षेपण क्या होता है? तो बोलेंगे ना कि जो आवश्यक तत्व है ना, जो अवशोषण के पश्चात शेष बच जाते हैं। क्या बोले? जो आवश्यक तत्व होता है ना, जो भोजन के अवशोषण के बाद बच जाता है ना, अपशिष्ट का शरीर से बाहर निकलना। भाई जितना भोजन हम लोग करते हैं वो सब तो अवशोषित नहीं कर लिया जाता है शरीर के द्वारा, सभी तो रक्त में मिल करके कोशिकाओं तक नहीं पहुंच जाता है। तो वो भाग जो नहीं पच पाता है वो शरीर के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो वो हम लोग का स्वास्थ्य को खराब ना करें इसीलिए उसको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ हम लोग शरीर के अंदर बनता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं एकदम डिटेल में, है ना, कि भाई जीवों में पाचन कैसे होता है इसके बारे में टोटल, इसके बारे में भाई देख लो, है ना। तो ये है, आपको डायग्राम बनाने के लिए सीखना है ना। बहुत सारे बच्चे लोग को डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है, लेकिन भाई हम फिर से बोल रहे हैं एग्ज़ाम में बारंबार आया है और आपको सीखना है। तो भाई एक एक करके बता देते हैं आप लोगों को कौन सा पार्ट क्या है ना। तो मुंह का
ये जो है ना, उसको क्या चीज़ है ना, मुंह है। तो मुंह में ये क्या चीज़, जीवा है। क्या चीज़ है, जीवा है ना। और उसको बोलते हैं हम लोग ग्रासिका। क्या बोलते हैं, ग्रासिका। जिससे जो भोजन हम लोग करते हैं वो जो कहाँ पर जाता है, अमाशय तक जाता है ना। अमाशय तक, ये अमाशय है, पेट है ना। और फिर भाई है ना, ये है हम लोग का डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम। और उसमें है ना जो लीवर है, ये लीवर है ना, लीवर है यानी कि पित्ताशय। यहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है, पित्ताशय होता है ना। और फिर ये है पीत नली। क्या चीज़ है, पीत नली है, जिसके मदद से जो रस होता है वो अमाशय में जाता है। और ये है यहाँ पर है ना यकृत। यकृत के अंदर क्या होता है, पित्ताशय होता है। यकृत के अंदर क्या होता है, पित्ताशय होता है। ये वाला जो है पूरा यकृत है, जो भाग दिख रहा है ये क्या है, यकृत है। और यकृत के अंदर ही क्या होता है, पित्ताशय होता है। यकृत के है ना, अमाशय हो गया, अमाशय के जस्ट नीचे है ना जो इस तरह का आकार दिख रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं है ना अग्न्याशय। क्या कहते हैं, अग्न्याशय। ठीक है ना, पैनक्रियास बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, अग्न्याशय। अब ये अग्न्याशय है ना जो दिख रहा है ना, उसके बाद फिर यहाँ पर है ना यदि बात करें भाई, तो यहाँ पर बात करें तो ये है अंदर में जो बहुत पतला पतला दिख रहा है ना, ट्यूब के जैसा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत्र। और ये जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा दिख रहा है उसको बोलते हैं बृहद्रांत्र। बृहद्रांत्र, बृहद्रांत्र, या तो फिर कोलोन भी कहते हैं, कोलोन भी। ठीक है ना। और ये है ना जो सबसे लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, जो बोलते हैं गुद्दा द्वार। क्या बोलते हैं, गुद्दा द्वार। और एक तो यहाँ जो है ना बृहदांत्र बोल रहे हैं, बृहदांत्र बोल रहे हैं है ना, वहाँ पर क्या होता है, जो सबसे लास्ट में निकला हुआ भाग रहता है उसको बोलते हैं परिशोषिका। क्या बोलते हैं, परिशोषिका। तो भाई साहब ये था है ना मानव का पाचन तंत्र का है ना डायग्राम। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं है ना, और समझते हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले भाई है ना, मनुष्य में पाचन का प्रक्रिया जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है ना। और क्या होता है, भोजन का यहाँ पर क्या किया जाता है, अंतःग्रहण किया जाता है। अंतर्ग्रहण किया जाता है मतलब खाया जाता है। अब दांत जो है क्या करता है, उसको भोजन को चबाता है ना। फिर जो जीव है ना, जो जी है वो क्या करता है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। भोजन को क्या कर देता है, पूरी तरह से मिला देता है। भाई जो लाला ग्रंथि है ना, वो क्या करता है, लाला ग्रंथि है ना क्या होता है, स्रावित होता है। गर्दन के पास क्या होता है, लाला ग्रंथि होता है, वहाँ स्रावित क्या होता है, लाला रस। क्या होता है, लाला रस या तो फिर है ना लार। और उसमें पाया जाता है एमिलेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमिलेस एंजाइम। क्या पाया जाता है, एमिलेस एंजाइम। क्या पाया जाता है, एमिलेस एंजाइम। भाई क्या बोले ना कि जो लाला ग्रंथि है ना गला के पास, उससे निकलता है लाला रस। और लाला रस में जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एमिलेस। क्या बोलते हैं, एमिलेस एंजाइम। क्या कहते हैं, एमिलेस एंजाइम। और एमिलेस एंजाइम का काम क्या होता है, तो स्टार्च को माल्टोज शर्करा, स्टार्च को किसमें, माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करना। याद रखना है ना, जो स्टार्च कहने का मतलब है जो स्टार्च होता है ना, वो पहले होता क्या है वो समझिए। पहले भोजन का जो सबसे सरलतम रूप है ना, वो है ग्लूकोज। कौन है, ग्लूकोज। क्या होता है ना, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से है ना मिलके बनता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से जो मिलके बनता है ना, वो होता है कौन, स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। तो मेरे भाई स्टार्च देखा जाए है ना तो सबसे जटिल अणु है। भोजन का जो सबसे जटिल अणु होता है वो कौन होता है ना, स्टार्च होता है। तो स्टार्च जो है ना, जो बड़ा अणु है उसको सरल रूप में बदलने का काम करता है कौन है ना, एमिलेस एंजाइम, जो कि लाल ग्रंथि में पाया जाता है, लाला रस में पाया जाता है।
लाला ग्रंथि से जो निकलता है लाला रस, उसमें पाया जाता है एमिलेस, और वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शर्करा के रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी कि क्या करता है, पचाता है। ठीक है ना। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि भाई लाला ग्रंथि के अंदर जो लाला रस होता है ना, वो क्या करता है ना, जो स्टार्च है उसको सरलतम रूप में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। ठीक है, माल्टोज शर्करा के रूप में बदलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। भोजन का ग्रासिका से होकर क्या कहाँ पर जाता है, भोजन, अब यहाँ पर मुंह का काम खत्म हो गया, अब ग्रासिका से होकर के जाता है अमाशय में। ठीक है ना। हमारे मुंह से, है ना, अमाशय तक का एक भोजन नाल, है ना, होती है ना, जिसे ग्रासिका कहते हैं। भाई मुंह से लेकर के जो अमाशय तक जो ट्यूब भोजन को लेकर जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रासिका कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर किस तरीके से भोजन अंदर जाता है उसको याद रखिएगा, इसका नाम है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा, है ना। जैसे कि हम लोग क्या किए ना, भोजन गया अभी इसमें ऐसा, ठीक है ना, भोजन क्या हुआ, ऐसा गया, यहाँ पर गया, थोड़ा फूल गया भोजन। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा फैलता है, भोजन गया तो फैल गया, और जब ये सिकुड़ता है, जब ये सिकुड़ता है तो भोजन जो है ना पिचक करके नीचे चल जाता है, तो फिर से नीचे क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, फिर से नीचे फूल जाता है, फिर से जो उसका ग्रासिका का जो नाल होता है ना, वो फिर से जब पिचकता है, सिकुड़ता है मतलब, है ना, तो फिर से खाना नीचे की ओर चल जाता है। तो इसी तरीके से, है ना, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, जिसके वजह से भोजन है ना वो नीचे की ओर गति करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति। चलिए मेरे भाई, ये क्रमाकुंचन गति तो आपको समझ में आया कि भाई क्या होता है ना, एक बार जो भोजन नल होता है ना, ग्रासिका होता है, तो क्या करता है, जब भोजन आता है तो फैल जाता है, फैलने के बाद जब सिकुड़ता है तो भोजन नीचे की ओर चल जाता है, फिर से फैलता है, जब सिकुड़ता है वो तो फिर से क्या होता है, नीचे की ओर पिचक करके चल जाता है। इस तरह का जो गति होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। अब मेरे भाई, अमाशय के अंदर क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा। अमाशय के अंदर क्या होता है, अमाशय के अंदर क्या होता है ना, तो मनुष्य का जो अमाशय है ना, वो क्या है, एक वो भी एक तरह का ग्रंथि है, जहाँ पर क्या होता है, जठर रस या और फिर क्या चीज, अमाशय, अमासिक रस, है ना, अमासिक रस, क्या बोले, जठर रस, या तो बोल सकते हैं अमासिक रस। क्या होता है, स्रावित होता है, यानी कि जो अमाशय होना है उसका भित्ति में, अमाशय का जो भित्ति होता है ना, वहाँ पर पाया जाता है ना, कौन सा, ग्रंथि पाया जाता है। अमाशय में क्या पाया जाता है, ग्रंथि पाया जाता है, जो जठर रस को स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है, जठर रस को। और जठर रस जो है ना, उसमें ये बोलता है, यह जठर रस पेप्सिन जैसे पाचक रस, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फिर श्लेष्मा आदि मिश्रण होता है। याद रखिएगा, है ना, कि जो जठर रस है ना, जठर रस है ना, उसमें 3 चीज़ पाया जाता है मेरे भाई, है ना। कौन कौन सा चीज़, पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन, है ना, जो कि पाचक रस है ना, और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें पाया जाता है, और साथ ही साथ श्लेष्मा, झिल्ली का निर्माण करता है। अब इसका होता क्या है, काम क्या है वो देखिएगा ध्यान से। भाई क्या बोले ना कि भाई ये जठर रस है ना, जठर रस में जो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, वो भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 काम है, भोजन को अम्लीय बनाना, ताकि जो पेप्सिन है ना, जो जठर रस में पाया जाता है, वो उसको क्या कर सके, प्रोटीन को पचा सके। किसको पचा सके, है ना, उसमें जो भोजन में प्रोटीन पाया जाता है उसको पचा सके। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पहला काम, है ना, कि भोजन को अम्लीय बनाना। अम्लीय इसलिए बनाता है क्योंकि जो पेप्सिन बोल रहे हैं वो तभी काम करता है जब भोजन अम्लीय माध्यम में होता है। भोजन यदि अम्लीय माध्यम में नहीं होगा, अम्लीय नहीं होगा, एसिडिक नहीं होगा, तो
पेप्सिन उस पर काम कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए पहले क्या करता है, उसको अम्लीय बनाता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक है कि यदि स्किन पे गिर जाएगा ना तो स्किन जल जाएगा, चमड़ी जल जाएगा। ये लोहा पर गिर जाता है, लोहा को खराब कर देता है। तो उसके लिए जो श्लेष्मा है ना, वो क्या कर देता है, उसमें स्रवित होता है और अमाशय के चारों ओर फैल जाता है। फैल जाने के बाद एक तरह के झिल्ली का निर्माण करता है, एक तरह का है ना परत बना लेता है, जिससे अमाशय को सुरक्षित रखता है, अमाशय को खराब होने से बचाता है, उसको संरक्षण करता है ना। जो रासायनिक पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है ना, कहाँ से? जठर ग्रंथि से, है ना। उस मतलब जठर रस से, मतलब कि अमाशय के भित्ति से, उसको अमाशय के दीवार से टच होने नहीं देता है। ठीक है। और एक बात तो और जान लो, है ना, कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हम लोग शरीर में पाया जाता है वो काफ़ी, है ना, कमज़ोर वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, मजबूत वाला नहीं होता है। ठीक है। चलिए, तो भोजन का छोटे छोटे क्या होता है, फिर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, है ना। फिर क्या करता है, जो बताएं आप लोगों को कि अम्लीय बन गया भोजन, भोजन अम्लीय बन गया, पेप्सिन काम करना स्टार्ट किया, भोजन को क्या किया, है ना, जो छोटा छोटा टुकड़ा है उसमें ब्रेक किया, है ना। पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, थोड़ा पचाया, पूरा पाचन यहाँ पर नहीं होता है, थोड़ा सा पचाया, है ना। अब आगे, अब भोजन जितना पचना था यहाँ पर पच गया, अब वो सीधा पर कहाँ चल गया भोजन, क्षुद्रांत्र में। किसमें? क्षुद्रांत्र में। अब क्षुद्रांत्र क्या होता है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, अमाशय था, इसे चल गया कहाँ पे, क्षुद्रांत्र में। ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, सबसे बड़ा नहीं, है ना, सबसे लंबा भाग है ना, क्या है, सबसे लंबा भाग है। ठीक है ना। जो क्षुद्रांत है वो 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ रहता है। कौन कौन, है ना, ड्यूडीनम और फिर एक होता है ना, ड्यूडीनम, 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, छोटी आंत, ड्यूडीनम, है ना, और क्या क्या होता है, ड्यूडीनम, जीजूनम, जीजूनम, है ना, क्या बोले, जीजूनम, और एक होता है ना, इलियम। क्या होता है, इलियम, क्या होता है, इलियम। क्या बोले ना कि जो छोटी आंत है ना, वो 3 चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है ना। जो छोटी आंत है वो 3 चीज़ से मिलकर बनी होती है ना। कौन कौन सा मेरे भाई? तो सबसे पहले बोले, है ना, क्या, ड्यूडीनम, जीजूनम, ठीक है ना, और फिर इलियम। चलिए, तो भाई चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं क्या होता है क्षुद्रांत का ये पहला भाग जो है ना, ड्यूडीनम, उसका क्या है, क्या काम है। तो बोलते हैं यह छोटी आंत का वह भाग है जो अमाशय से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? अमाशय से जुड़ा रहता है, मतलब जो पेट रहता है ना उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। और बाद में क्या होता है, आगे जाकर के जो जीजूनम बोल रहे हैं उसमें जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है। तो ये समझाया क्या होता है ड्यूडीनम। अब बाद में उसको पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं यकृत क्या करता है। ठीक है ना, क्या करता है यकृत। याद रखिएगा कि क्षुद्रांत, जो क्षुद्रांत है ना, वो यकृत से और अग्न्याशय से स्रवन प्राप्त करता है। मतलब जो यकृत है ना, उसमें बताएं कि पित्ताशय होता है, पित्ताशय से निकलता है पीत रस, है ना, और जो अग्न्याशय है उससे निकलता है अग्न्यासिक रस। दोनों का जो रस है वो आ करके छोटी आंत में, यानी कि, है ना, क्षुद्रांत में आ करके भोजन को पचाने का काम करता है। तो मेरे भाई, तो सबसे पहले बात ये वाला जान लीजिए यकृत के बारे में, है ना, कि भाई इसमें पीत रस, इसमें स्रवन होता है, पीत रस निकलता है ना, और जिसमें, है ना, क्या होता है, पीत लवण होता है। और यह आहार नाल का उस भाग में भोजन के साथ मिल करके वसा का पाचन करता है। याद रखिएगा, है ना, कि यकृत से जो पीत रस निकलता है ना, यानी कि
पीत लवण निकलता है, पीत लवण जो होता है जिसको हम लोग पीत रस कहते हैं, है ना, वो पीत लवण क्या करता है ना, किसका, वसा का पाचन करने में मदद करता है, वसा का पाचन करने में मदद करता है। किसका, वसा का पाचन करने में कौन मदद करता है, वसा का पाचन करने में कौन मदद करता है ना। तो यकृत में पाया जाने वाला जो पित्ताशय होता है उससे जो पीत लवण निकलता है वो वसा का पाचन करने में मदद करता है। पीत रस का क्या काम होता है ना, तो अमाशय से आने वाला जो भोजन है उसको जो अम्लीय होता है ना, अग्न्याशिक एंजाइम को क्रिया के लिए है ना क्या करता है, पीत रस उसे क्षारीय बना देता है। देखो भाई एकदम बहुत ही समझने वाली बात है ना, कि जो पीत रस है ना, याद रखिएगा, जो अग्न्याशिक रस बोल रहे हैं है ना, जो अग्न्याशय से स्रावित होता है ना, वो क्या करता है, वो प्रोटीन को है ना इमल्सीकृत करता है, प्रोटीन को छोटा छोटा टुकड़ा में क्या करता है, विभाजित करता है, या तो फिर उसको पचाने का काम करता है। लेकिन वो तभी पचा पाएगा, तभी वो काम करेगा जब क्षारीय माध्यम में रहेगा भोजन। अब वो अमाशय से भोजन आ रहा था तो अमाशय में अम्ल रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, तो भोजन ओवरऑल कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब है ना, यदि अग्न्याशिक रस को प्रोटीन को पचाना है तो उसको चाहिए क्षारीय माध्यम चाहिए। तो क्षारीय माध्यम जो बनाने का काम करता है वो कौन करता है ना, वो करता है ना, कौन, वो करता है ना, पीत रस में जो पीत होता है, पित्ताशय होता है, जो पित्ताशय होता है उसमें जो पीत लवण निकलता है वो करता है इसको क्षारीय माध्यम बनाता है, ताकि अग्न्याशिक रस उस पर काम कर सके, प्रोटीन को पचा सके। चलिए अब है ना, वसा का जो बड़ा पीत रस है बताए थे है ना, कि पीत रस यानी कि पीत लवण जो होता है वो क्या करता है, वसा को पाचन करने में मदद करता है। और फिर अग्न्याशिक रस जो होता है, जो अग्न्याशय से निकलता है, वो प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है। अब मेरे भाई अग्न्याशय है जो है ना, अग्न्याशय भी क्या एक तरह का क्या है, ग्रंथि है, उसका दो भाग होता है ना, वो क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि भाग और बाह्यस्रावी ग्रंथि भाग। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो भाग होता है ना, इसमें इंसुलिन नामक एक हार्मोन है ना स्रावित होता है। हाँ, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है अग्न्याशय का है ना, उसमें क्या स्रावित होता है ना, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। और जो बाह्य ग्रंथि होता है ना कि अग्न्याशय का, वो स्रावित करता है क्या है ना, वो स्रावित करता है क्या, अग्न्याशिक रस है ना, अग्न्याशिक रस जो कि छोटी आंत में जा करके है ना प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है। चलिए तो ये समझ आ गया। एंजाइम 3 प्रकार के होता है, यहाँ पर एंजाइम है ना 3 प्रकार के होता है ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है ना। और है ना देखिए यहाँ पर अमाशय से निकलने वाले एंजाइम अग्न्याशिक रस बनाते हैं है ना, तो समझा जाए तो जान ही रहे हैं भाई। लेकिन जो एंजाइम होता है जो छोटी आंत में है ना, जितने भी तरह के एंजाइम होते हैं, छोटी आंत का जो रहता है दीवार, उसका भित्ति रहता है, उसमें भी उससे निकलता है 3 तरह का एंजाइम, जो फाइनली जो भोजन रहता है उसको पूर्ण रूप से पाचन करने में मदद करता है। वो कौन कौन होता है, सबसे पहले यदि बात करें तो होता है एमिलेस एंजाइम, जो स्टार्च का पाचन करने में करके ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अंतिम रूप से जो छोटी आंत होता है ना, उसका जिसको हम क्षुद्रांत्र कहते हैं, वो उसका जो दीवार रहता है, उसका जो भित्ति रहता है, उसमें से निकलता है रस, पाचक रस, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिलेस एंजाइम। और एमिलेस एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च है उसको फाइनली ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो वहाँ से छोटी आंत के भित्ति से स्रावित होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन को पूर्ण रूप से अंतिम रूप से पाचन करता है और इसको पेप्टोन में बदलता है। किस में बदलता है, पेप्टोन में। या तो फिर या तो बोलते हैं जो प्रोटीन है ना, वो किस में बदलता है, अमीनो अम्ल में बदलता है। किस में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है। किस में बदलता है, एमिनो अम्ल में। और फिर जो लाइपेज एंजाइम होता है
जो छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत के भित्ति से स्रावित होता है, अंतिम रूप से वो क्या करता है, वसा का पाचन करता है और वसा अम्ल बनाता है और ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। वसा अम्ल और फिर ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, जो कि भोजन का सबसे सरलतम रूप है ना। उसका अलग अलग क्रिया में यूज़ कर लिया जाता है ऊर्जा बनाने के लिए। अब मेरे भाई जो बोल रहे थे है ना, जीजूनम, जीजूनम ये क्या करता है, देखिए साहब है ना, जो ड्यूडिनम बोल रहे थे है ना, और इलियम के बीच में वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीजूनम कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जो टाइपिस्ट है वो बहुत खतरनाक है ना, काछ लिख दिया है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा भाई। और जो इलियम होता है वो क्या होता है, इलियम होता है ना, वो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है ना, और भोजन का अधिकांश भाग है ना क्या होता है, इसी भाग में पचित होता है। चलिए अब तो इसका समझ में आ गया भाई। अब थोड़ा सा आगे चलें हम लोग है ना, कि क्या होता है दीर्घ रोम। दीर्घ रोम क्या होता है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है ना दीर्घ रोम के बारे में। तो सबसे पहले दीर्घ रोम क्या होता है ना, जो छोटी आंत का भित्ति होता है, जो छोटी आंत का भित्ति होता है उसमें उंगली के जैसा संरचना निकला हुआ रहता है, उंगली के जैसा संरचना निकला हुआ रहता है ना। ऐसा समझो कि छोटी आंत जो भित्ति है ना, वो तौलिया के जैसे रोआ रोआ सा निकला हुआ रहता है। या तो बोल सकते हैं कि छोटी आंत का जो भित्ति होता है वो उंगली के जैसा संरचना निकला हुआ होता है। जो भोजन का जो कण होता है, भोजन जो पच गया होता है छोटा छोटा कणों में परिवर्तित हो जाता है ना, जो पूर्ण रूप से सरल रूप में बदल जाता है, उसको अवशोषित करता है और उसको रक्त में मिलाने का काम करता है। क्योंकि जो दीर्घ रोम है उसमें रक्त की बहुत पतली पतली वाहिकाएं होती हैं, और वो बहुत पतली पतली जो वाहिकाएं हैं, जो बहुत पतली पतली वाहिकाएं हैं, उससे रक्त में जो अवशोषित भोजन है वो शरीर के अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये है दीर्घ रोम का काम है ना। तो बोले कि ये क्या करता है, अवशोषण के लिए है ना सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। क्या कर देता है ना, क्योंकि छोटी आंत पूरा फैला हुआ रहता है, घुमा हुआ रहता है, तो जो अंदर में होता है दीर्घ रोम क्या करता है, उस सतह को बढ़ा देता है ताकि अवशोषण ज़्यादा हो है ना। और ये जल तथा भोजन के लिए अवशोषित कर कोशिकाओं तक पहुंचाता है ना। एक बार क्या हो गया है ना, जल में भोजन और जल और भोजन अवशोषित कर लिया गया, तो क्या कर लेता है, अलग अलग जो शरीर की कोशिकाएं हैं वहाँ तक पहुँचा दी जाती है। आज से वीडियो यहीं पर करते हैं द एंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में श्वसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा लाटो हाई स्कूल। जाते जाते एक बात, आया था मैं आपसे मिलने के वास्ते, आया था मैं आपसे आपको पढ़ाने के वास्ते। कल फिर मिलेंगे यूं ही हंसते हंसते, जब भगवान ने लिखा होगा आपका 25 मिनट आपके वास्ते, आपके सफलता के वास्ते। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।